हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज ये जो वीडियो आपको मिल रहा है ये वीडियो रिलेटेड है जिनका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। जिनका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और मेंस को टारगेट कर रहे हैं जो कि होने वाला है आपका एग्ज़ाम मेंस का, उनके लिए ये वीडियो है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो वीडियो है ये है पैराजंबल पर बेस्ड। ये वीडियो है पैराजंबल पर बेस्ड, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग मेंस से रिलेटेड या मेंस में जिस पैटर्न में पैराजंबल पूछे जाते हैं एसबीआई कलर का मेंस में, या फिर एसबीआई कलर की क्यों और भी कोई बैंक का एग्जाम है उसका अगर मेंस का एग्जाम है तो उसमें ये पैटर्न में पैराजंबल आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम इनको प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप जानते ही होंगे मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं एग्जामीफाई में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये सब इंट्रोडक्शन तो हमारा कई बार हो चुका है, इसलिए मैं डायरेक्ट आज मुद्दे की बात शुरू करता हूँ एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड पैराजंबल, एसबीआई क्लर्क मेंस के। तो मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन दिखा दूं पहले। ये देखिए मेरे सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। मैं पहले क्वेश्चंस दिखा दूं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन हमें बनाने हैं। इस पैटर्न में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे जो 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार देखना है आपको अच्छे से। मैं ये मान के चलता हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पीटी क्वालिफाइड है और मेंस के लिए परस्यू कर रहे हैं और उनको जस्ट प्रैक्टिस के लिए वीडियो देखना है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपका बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, आपका पैराजंबल से रिलेटेड बेसिक्स क्लियर है और आप जस्ट फॉर प्रैक्टिस इस वीडियो को देख रहे हैं मेंस के लिए, ठीक है। अब आपको मेरे ये बेसिक्स नहीं बताने पड़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप पैराजंबल कैसे बनाना है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाते वक्त ये चीज़ बता दूंगा आपको, ठीक है ना। आप क्या करोगे, आप अपनी तरफ से जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, घर पे आप इसको पॉज कर लेना। आप इसको पूरे तरीके से पॉज कर लेना। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप इसको पॉज कर लेना। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट रख लेना या रोक लेना, वीडियो को स्टॉप कर लेना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना। जब सॉल्व हो जाएगा अच्छे से फिर मेरी वीडियो ऑन कर लेना और देखना कि मेरा आंसर और आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या मिस्टेक हुआ आपसे, ये आप उस वक्त देख लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। मैं वापस आ जाता हूँ वीडियो पर। मैं डायरेक्ट सॉल्व करवाना शुरू करता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। किसी भी पैराजंबल को बनाने से पहले, है ना, मैं थोड़ा सा बेसिक्स भी साथ में बोलते चलूंगा। आपके दिमाग में सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप इन सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ोगे। आप इन सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ोगे। केयरफुली पढ़ते पढ़ते आपको ये सोचना है कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक जो होता है हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है पैराजंबल का। जो टॉपिक होता है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनता है। तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से तो हमारा बात आगे बढ़ेगा। दूसरा बात, हमें अरेंज करने के लिए हमें कुछ रिक्वायर्ड पेयर्स का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो पैसेज आपका जो पैराजंबल आता है मेंस में थोड़ा 6-7 सेंटेंसेस का आ जाता है, बड़े बड़े सेंटेंसेस का आ जाता है। तो उसको अरेंज करने का एकमात्र बेहतरीन तरीका होता है आपको लॉजिकल पेयर्स अरेंज करने होंगे। मतलब मान लीजिए बी में जो सेंटेंस लिखा है और जो डी में सेंटेंस लिखा है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आपको ऐसे लॉजिकल पेयर्स बाय मीनिंगफुली आपको कनेक्ट करके बना के रख लेना है साइड पे, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आराम से पैराजंबल बना पाओगे। और मैं मानता हूं कि जो बच्चे पीटी क्वालिफाइड है उनके बेसिक जरूर क्लियर होंगे तभी वो क्वालिफाई करके आए, मैं ये मानता हूं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा बात है। चलिए एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़े प्यार से सारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ठीक है, बड़े प्यार से सारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है हमारे सामने, हाउएवर इट्स पॉपुलैरिटी कम्स एट अ कॉस्ट टू हेल्थ। द एल्यूर, एल्यूर का मतलब होता है लालच, प्रलोभन, अट्रैक्शन जो हो रहा है हमारा, ऑफ क्विक एंड एक्सेसिबल मील्स ऑफन मास्क्स द न्यूट्रिशनल ड्रॉबैक्स। दैट यहां पर बोल्ड है, दैट यहां पर बोल्ड है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड। तो ये बात कह रहा है हाउएवर, लेकिन, है ना, लेकिन हाउएवर आपको किसी चीज का कॉन्ट्रडिक्शन देता है, इसमें लेकिन का सेंस होता है ना। तो आप कभी भी सेंटेंस को शुरू में ही आप हाउएवर बोल के नहीं शुरू कर देते। कभी भी आप सेंटेंस को हाउएवर से ही शुरू नहीं कर देते डायरेक्ट, लेकिन आप तब बोलते हैं जब आप कोई बात बोल चुके उसके अगेंस्ट में आपको कोई बात बोलनी, है ना। इतना तो हम लोग बेसिक्स जानते ही है। दूसरा बात, अब मैं एक बात आपको बता दूं, अब डायरेक्शन जरूर पढ़ लेना। डायरेक्शन में क्या लिखा है, स्टेटमेंट डी इज द 6th सेंटेंस ऑफ द कोहेरेंट सीक्वेंस।
स्टेटमेंट जो डी है वो आपका सिक्स्थ है, मतलब इसमें से जो डी को बोल्ड किया गया वो सिक्स्थ है। टोटल सेंटेंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। तो 6 में डी आपका फिक्स है लास्ट पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन पे। सिक्स पोजीशन मतलब लास्ट पोजीशन ही होगा, क्योंकि टोटल 6 ही है ना, टोटल 6 है तो सिक्स लास्ट ही होगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग एक बार ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं ना जो मेंस में, तो वो फिक्स सेंटेंस वाले आते हैं ज्यादातर। और फिक्स सेंटेंस में भी क्या होता है, उसमें छोटे छोटे और भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे यहाँ पर दैट को बोल्ड किया है, तो हो सकता है यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है, तो ब्लैंक को भी आपको फिल करना है। तो मेंस का क्वेश्चन यही होता है कि उसमें मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। पैराजंबल के अंदर फिलर भी है, पैराजंबल के अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर भी दिया हुआ है, तो इसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ये जो पहला सेंटेंस हमारे सामने लिख रखा था, हाउएवर इट्स पॉपुलैरिटी कम्स एट अ कॉस्ट, इसका पॉपुलैरिटी की हमें कीमत देनी पड़ेगी, मतलब उसका पॉपुलैरिटी का हमें, उसकी पॉपुलैरिटी का हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। द एल्यूर ऑफ अट्रैक्ट, मतलब द एल्यूर ऑफ क्विक एंड एक्सेसिबल मील्स, मतलब जो अट्रैक्शन हो रहा है हमारा क्विक एंड एक्सेसिबल मील्स, मील्स का मतलब खाना, ठीक है ना। ऑफन मार्क्स न्यूट्रिशनल ड्रॉबैक्स, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। दैट आर एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड, और वो फास्ट फूड से कनेक्टेड है, मतलब फास्ट फूड जो हम लोग खाते हैं ना, वो कितना नुकसानदेह होता है, समोसा वगैरह, चाउमीन वगैरह, ये चीज, लेकिन टेस्टी भी बहुत लगता है। अब आदमी करे तो करे क्या, खाना तो है, ठीक है। खाया करो, कम खाया करो, ठीक है भाई, खाना तो है ये सब कुछ। खैर चलो, तो ये पहला सेंटेंस था, मतलब पैराग्राफ में ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, बट ये कभी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो ये आपको अपने माइंड में सोचते हुए चलना है कि ये मेरा फर्स्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और अपने दिमाग में लेके चलना है कि क्या लॉजिकल पेयर होगा, है ना। आगे लिखा है फास्ट फूड अ यूबिक्विटस एलिमेंट। यूबिक्विटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड भी होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना, जिसको हम लोग ओमनी प्रेजेंट भी कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट। यूबिक्विटस का मतलब होता है दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पे है, जो हर जगह पे दिखता है। फास्ट फूड अ यूबिक्विटस एलिमेंट ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ में हर जगह पे फास्ट फूड है, हर घर पे फास्ट फूड है, ठीक है ना। हैज बिकम अ कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर दोज विद बिजी शेड्यूल्स। पता है आज के लोग बहुत बिजी हैं, कंपनी में बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारा काम करना होता है। आने वाले समय में जब आपका जॉब लग जाएगा, मैं तो यही होप करूंगा भाई, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका जॉब लगे, ठीक है। अब जॉब लगने के बाद भी जो लाइफ है वो उतना आसान नहीं रहेगा, आपको रोज जॉब पे जाना है, वहां पर वर्क प्रेशर है वो झेलना है। तो शायद आपको भी आदत लग जाए कि भाई काम की जल्दी में हो सकता है घर से लंच नहीं मिला या टिफिन नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, बाहर जाओगे, बाहर जो समोसे या चॉप का ठेला लगा होगा, है ना, खोमचा लगा होगा, ठेला लगा होगा, वहां जाके आप फट से क्या कर लोगे, खा लोगे कुछ, है ना। लेकिन धीरे धीरे वो लॉन्ग रन पे तो आपको नुकसान करेगा ना। तो ये चीज है, बिजी शेड्यूल के कारण आज के लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे डिपेंड है। तो ये हो सकता है कि टॉपिक हो, ये हो सकता है, सॉरी, ये हो सकता है हमारा, ये हो सकता है हमारा क्या हो, टॉपिक हो। एक सेकंड, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा ये हो सकता है हमारा टॉपिक हो, ठीक है ना, ये हो सकता है हमारा टॉपिक हो। तो टॉपिक हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हो गया, मैं कह रहा हूं हो सकता है, मे बी। आगे लिखा है लोडेड विथ हाई लेवल्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, इसमें बहुत सारा सैचुरेटेड फैट होता है, शुगर होता है, सोडियम होता है। दीज मील्स कंट्रीब्यूट टू द राइजिंग रेट्स ऑफ ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है, एंड वेरियस लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज होती है, मतलब उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को दिखाया गया है। अब जब तक फास्ट फूड का बात नहीं करेंगे तब तक उनका नेगेटिव इंपैक्ट्स भी नहीं दिखाएंगे, तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। अगला लिखा हुआ है striking a balance between convenience and nutrition remains a challenge in face of the परवेजिव इन्फ्लुएंस ऑफ फास्ट फूड। मैं आपको बता दूं, परवेजिव वर्ड का भी मतलब वही होता है जो यूबिक्विटस का मतलब होता है। परवेजिव का मतलब होता है मतलब ऑल ओवर, हर जगह पे, है ना, बहुत बड़ा वास्ट इंपैक्ट पड़ता है उसका। परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ फास्ट फूड ऑन कंटेम्प्रेरी डाइट्स, ठीक है। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन कन्वीनियंस एंड न्यूट्रिशन रिमेन्स, मतलब हमें कन्वीनियंस भी चाहिए और न्यूट्रिशन को भी मेंटेन करना है, चैलेंज इन द फेस ऑफ द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ फास्ट फूड एंड कंटेम्प्रेरी डाइट्स। तो हमें इस चीज को कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना चाहिए कि समय भी बचाना है और अच्छा खाना भी खाना है, ये नहीं कि समय बचाने के चक्कर में कुछ भी खा लिया। तो ये तो लास्ट है, ये तो सेट है, ये तो सेट है। आगे लिखा हुआ है एडिशनली द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ फास्ट फूड प्रोडक्शन, एडिशनली लिख दिया। कभी भी आपके सामने वर्ड लिख दे एडिशनली, है कि नहीं, कभी भी आपके सामने वर्ड लिख दे मोर ओवर, है ना, एडिशनली हो गया, मोर ओवर हो गया, इससे कभी भी सेंटेंस शुरुआत नहीं होता है, क्योंकि ये आगे की किसी बात को कंटिन्यू कर रहा होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है एडिशनली द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ फास्ट फूड, मतलब इससे पहले फास्ट फूड का
कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया जा चुका है, तब तो वो आप एडिशनल कोई और इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, जहां पर पहला कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया जा चुका है, उसका पेयर बनेगा। तो यहां से आपके पेयर्स क्रिएट हो जाते हैं। ये बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, मैं ये सब बेसिक्स में ही सिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं प्रीलिम्स की क्लासेस में ये सब बेसिक्स सिखा देता हूँ बच्चों को, ठीक है ना, कि आगे चल के कोई दिक्कत ना है मेंस के एग्जाम पे, ठीक है भाई। तो एडिशनली द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ फास्ट फूड, ये बात इसमें कहा गया था, कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव पैकेजिंग एंड वेस्ट, उसमें बहुत सारा पैकेज कर करके वो प्लास्टिक में देते हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं नुकसान ही है ना। वेस्ट एड्स टू द ब्रॉडर कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द डाइटरी चॉइस, ये भी हमारा फर्स्ट नहीं हो पाएगा। और अगला हमारा लिख रखा है दस, दस क्या बताता है आपको, दस हेंस, है ना, दस हो गया, हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया। ये सब आपको क्या बताते हैं, ये सब रिजल्ट बताते हैं आपको किसी चीज का परिणाम। और परिणाम कभी भी शुरू में नहीं आ जाता है, परिणाम आखिर आखिर में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में हमेशा 10 वाला सेंटेंस आखिर सेंटेंस ही होगा, मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट लास्ट में आता है, जैसे सेकंड लास्ट या लास्ट में ही आ जाए, शुरुआत में नहीं आता है ना। शुरुआत में कभी भी 10 वाले सेंटेंस नहीं आते, स्टार्टिंग ही नहीं करते, इसलिए भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा उस हिसाब से फिर हमने सारे ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए, हमारा फर्स्ट सेंटेंस बी बनेगा। मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ये मैंने जो छोटी छोटी बातें बताई आप जरूर नोट करना, ठीक है, आप जरूर नोट कर लेना। बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। चलो भाई, तो सबसे पहला बात कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हमारा डी बन जाएगा, सॉरी बी बन जाएगा। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब हमारा फिक्स स्टेटमेंट वाला सेंटेंस आता है ना, आप इसको बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट की तरह बनाया करो, इसको सिटिंग अरेंजमेंट की तरह बनाया करो। सिटिंग अरेंजमेंट करने का मतलब आप सेंटेंस के लिए प्लेसेस बना लिया करो। जैसे यहाँ पर टोटल 6 हैं तो 6 प्लेस बना लो, ऊपर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, और डी को लस देना, डी को रख देना लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कहा। और फर्स्ट पे किसको रख देंगे, फर्स्ट हमने डिटरमाइन कर लिया कि बी होगा, बी आ गया फर्स्ट पे। इससे पता बड़ा आराम हो जाता है, मतलब जब पेयर्स वगैरह बन जाएंगे ना आपके, तो आपको मान लीजिए आपके 3 सेंटेंस का पेयर बन गया, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका 3 सेंटेंस का पेयर बन गया, तो वो 3 सेंटेंस यहाँ पर रखाएंगे, या तो वो 3 सेंटेंस यहाँ रखाएंगे, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ तो एक जगह ये खाली बचेगा, या तो एक जगह ये खाली बचेगा, तो उस हिसाब से क्या होता है, आंसर निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। आगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, इसमें शायद वैसा हो नहीं पाएगा या हो भी पाएगा, देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बी सेट। अब बी के बाद हम लोग क्या लगाएं, बी के बाद हम लोग क्या लगाएं, फास्ट फूड इज यूबिक्विटस एलिमेंट ऑफ मॉडर्न लाइफ हैज बिकम द कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर दोज विद बिजी शेड्यूल, जिनके बिजी शेड्यूल है उनके लिए अच्छा है। अब बाकी सेंटेंसेस को अगर एनालिसिस करें तो ए में लिखा हुआ था उनका पॉपुलैरिटी से महंगा कॉस्ट हमें कीमत चुकाना पड़ रहा है एक्सेसिव कंजम्पशन के कारण। सी में लिखा हुआ है उसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट शुगर होता है, ये उसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहा है। और एक एडिशनल नेगेटिव इंपैक्ट कहां दिखा रहा है, ई में दिखा रहा है। तो सी और ई में उसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखाया गया कि हाउ ये नेगेटिवली कैसे इंपैक्ट करता है। तो मैं ये कह सकता हूं सी और ई आपस में क्या है, पेयर है। पहले आप सी में नेगेटिव इंपैक्ट दिखाओगे, फिर ई में दिखाओगे, ठीक है। और अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो डी वाले सेंटेंस को आपने लास्ट में रखा है, बैलेंस बिटवीन। तो बैलेंस वाला बात आपने यहां से शुरू कर दिया था, दस द कन्वीनियंस दैट फास्ट फूड ऑफर्स में सेव टाइम बट इट ऑफन डैश द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। नहीं, ये इसका अभी लॉजिक नहीं बैठाते हम लोग, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा या बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये नहीं करते। सी का लॉजिक बैठ रहा है, ये आप समझ रहे हो। आप ये कोशिश करो कि यहाँ पर सेकंड सेंटेंस क्या बनना चाहिए, फर्स्ट तो हमारा बन चुका है, सेकंड क्या बनना चाहिए, ये कोशिश करो। क्या हम लोग सी लगा दे सेकंड पे, अगर सी लगाएंगे तो सी के साथ फिर ई भी लगाना पड़ेगा, सी और ई सेट है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट एफ लगा दें, एफ शुरू में नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसके बता लेंगे तब तो बताएंगे ना, दस इसलिए हमें कन्वीनियंस दैट फास्ट फूड ऑफर सेव टाइम बट ऑफन डैश द लॉन्ग टर्म हेल्थ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, तो करता क्यों है पहले ये बताओगे तब तो रिजल्ट बताओगे ना उसका। तो ये तो एफ तो मत ही लगाओ, एफ यहाँ पर मत लगाओ सेकंड में। अब तुम्हारे हाथ में क्या बचा, डी आ गया तेरा लास्ट में, एफ आएगा नहीं सेकंड के लिए, अगर लड़ाई लड़े हम लोग तो एफ आएगा नहीं सेकंड पे, है ना। और डी तो लास्ट में ही चला गया, इसको हटा दो। सी के बाद ई आएगा, सी के बाद ई आएगा, तो ई आएगा नहीं सेकंड पे, है ना। सी के बाद अगर ई आएगा तो ई सेकंड पे नहीं आएगा, सेकंड पे आएगा तो सी आएगा, सी के बाद ई आएगा। अब सेकंड पे या तो सी आ सकता है या तो ए आ सकता है, बस यही दो ऑप्शन जिंदाबाद। बात समझ में आया, ऐसे करके अपने माइंड में लॉजिक्स क्लियर करा करिए।
अगर आपको ना समझ में आया तो जरूर एक बार बैक करके देखो मैं कैसे पहुंचा वहां तक, कि सेकंड के लिए मैंने कैसे सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और मैं लास्ट में पहुंचा कि सी या ए ही सेकंड सेंटेंस हो पाएगा। अब क्या लगाना बेहतर रहेगा? अगर मैं सी लगाऊंगा यहाँ पर तो बाद में मुझे ई भी लगाना पड़ेगा, और ई के बाद फिर मैं ए लगाऊंगा। तो मैं अगर सी ए में बता ही दूंगा कि क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, तो फिर ये क्या बोलूँ, फिर ये बोल के क्या फायदा होगा कि लेकिन इट्स की जो पॉपुलैरिटी है वो हमें कॉस्ट कर रही है। तो ये बात मैं पहले कह लूंगा ना कि इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ रही है। अब उसके बाद बताऊंगा कि कीमत कैसे चुकानी पड़ रही है, क्यों चुकानी पड़ रही है। तो इसका जो बेहतर अरेंजमेंट होगा, आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए पता है? पहले पहले आपको लिखना चाहिए ए, कि भाई ये चीज आप बता रहे हो कि उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती, भले वो हमें जल्दी मिल जाता है लेकिन उसमें ड्रॉबैक्स होते हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या होते हैं ये हुआ ना, ये सीरीज बनेगा। अब ड्रॉबैक्स होते क्या है? ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? वो ड्रॉबैक्स आपको सी और ई में दिखाया गया है। फटाक से सी और ई सजा दो, देखो तेरा काम जल्दी हो गया, सी ई सज गया। अब तेरा एक ही बचा एफ, एफ ने यहाँ जाना है, लास्ट में डी सेट था, बन गया। ये फायदा होता है इस प्लेस को बनाने का। मैंने बोला ना, बस आपको यहाँ से अप्रोच मिलेगा, यहाँ से आपको अप्रोच मिलेगा कि आपको कैसे टैकल करना है पैराजंबल को। ठीक है, आप अप्रोच के लिए यहाँ पर देख रहे हो इस वीडियो को, बस मैं ये मान के चलूंगा। और ये आपको सिर्फ एसबीआई कलर के में नहीं, जो भी आईबीपीएस के जितने कलर के आप पीओ के एग्जाम है मेंस के, या फिर एसबीआई कलर पीओ के मेंस के एग्जाम, या फिर आरआरबी कलर पीओ का मेंस का एग्जाम, हर मेंस के एग्जाम के लिए ये वीडियो आपको काम देगा। आप इसको ध्यान से देखो, और ये चीज आपको प्रीलिम्स पे भी काम देगा, जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, और मेंस में भी काम देगी। तो फिक्स सेंटेंस में पहले तो ये जगह सेट कर लिया करो, पेयर जरूर फाइंड आउट किया करो। देखो हमने सीई का पेयर बनाया था, ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाया तो हम लोग अपने निष्कर्ष तक पहुंच गए। ये हमारा अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये हमारा अरेंजमेंट बनेगा। अब हम लोग आते हैं कि हमसे सवाल क्या क्या पूछा गया। पहला सवाल हमसे पूछा गया कि फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा। बताओ फर्स्ट सेंटेंस क्या बना था हमारा? फर्स्ट बना था बी, तो बी के हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पे बी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे बी है। अच्छा, थर्ड सेंटेंस हमारा क्या बना था दोस्तों? थर्ड सेंटेंस हमारा बना था, कहाँ गया रे? थर्ड सेंटेंस बना था सी। सी कहाँ है? सी पे सी है। अच्छा, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या बना था दोस्तों? सेकंड सेंटेंस बना था ए, तो ए कहाँ है? ए पे ए है, ए लगा दो। ठीक। अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शुड करेक्टली रिप्लेस, रिप्लेस कर सकता है किसको? हाईलाइटेड वर्ड। अब देखो वो हाईलाइटेड वर्ड जो था, याद है दैट, उसको कौन रिप्लेस कर सकता है? विच की, हु की, हुज की, देम की, हुम। अब अगर ग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा समझ में आए तो ये बीच में जो दैट लिखा हुआ है और जो बाकी ऑप्शन हु, हुम, विच करके दिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा थोड़ा, अगर आपने ग्रामर पढ़ा हुआ है, जरूर पढ़ा होगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। जहां पर हम लोग हु, हुम, विच, दैट के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, व्हाट के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ऑफन मार्क्स द न्यूट्रिशनल ड्रॉबैक्स दैट आर एसोसिएटेड। कौन सी ड्रॉबैक्स जो एसोसिएटेड है किस चीज से? एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु, हुम, विच, दैट, अपने से जस्ट पहले है, नाउन को रिलेट करता है और उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन देता है। आई नो राम, आई नो राम, कौन सा राम? हु इज अ डॉक्टर। तो हु इज अ डॉक्टर, हु किसको रिलेट कर रहा है? राम को, वो रिलेटिव प्रोनाउन। और राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डॉक्टर है, इज अ डॉक्टर। ये काम होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। आई होप आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दैट को जो रिप्लेस कर दे बिना मीनिंग चेंज किए, तो आपको रिलेट किसको करना है? ड्रॉबैक्स को। ड्रॉबैक्स लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? आपने ये चीज जरूर पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊं कि जो हु और हुम होता है, हु और जो हुम होता है और जो हुज होता है, ये आते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होते हैं, है ना। और जो विच होता है ना, ये नॉन लिविंग के लिए या फिर एनिमल्स के लिए यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है। और जो दैट होता है वो दोनों के साथ यूज हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। दैट जो है वो नॉन लिविंग, लिविंग सबके साथ आ सकता है, ह्यूमन बींग सबके साथ आ सकता है, ठीक है। दैट ह्यूमन बींग एच बी लिख दे रहा हूँ, नॉन लिविंग एन एल लिख दे रहा हूँ, या फिर एनिमल्स किसी के साथ भी आ सकता है। तो फिलहाल वहां पर डैट लिखा हुआ है, डैट को रिप्लेस करना था, तो वहां पर ड्रॉबैक्स को रिलेट करना है। ड्रॉबैक्स तो कोई लिविंग चीज है नहीं, कोई ह्यूमन बींग तो है नहीं, तो हुम आएगा नहीं, हुज आएगा नहीं, विच आएगा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, हु आएगा नहीं, ठीक है। अब देम तो लगाना नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, देम का क्या ही मतलब निकलेगा? आंसर क्या निकलेगा? विच, क्योंकि ड्रॉबैक्स को अगर रिलेट करना है नॉन लिविंग तो आप विच ही लगा सकते हो, या फिर दैट लगा सकते थे, दैट को तो रिप्लेस ही करना था तो विच लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ सेंटेंस आपका क्या बना था? बताइए जी, फिफ्थ क्या बना था? 1 2 3 4 5, फिफ्थ बना था एफ। एफ नंबर था हमारा फिफ्थ। ई पे एफ है, ई नंबर ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ क्या बना था जी?
फोर्थ, 1 2 3 4, ई, ई कहां पर है, डी पे ई है, डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शुड फिल द ब्लैंक गिवन इन द सेंटेंस एफ, एफ में जो ब्लैंक था उसको कौन फिल करेगा, एक बार पढ़ लो उस सेंटेंस को, क्या लिखा है, Thus the convenience that fast food offers may save time but it often dash the, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अरेंजमेंट करने के बाद मैं ये सब क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिलर्स को पहले भी फिल कर सकते हो, या फिर जो ये एरर वाला बात निकालना था, ये जो डैट बोल्ड था, ये आपको इंडिकेट तो कर रहा था इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले भी देख के सॉल्व कर सकते थे और इस फिलर को पहले भी सॉल्व कर सकते थे, फिल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, काम आप पहले भी कर सकते हो, तो आप पहले कर लेना, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। खैर मैं अभी कर दूं, बट इट ऑफन डैश द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स, ऑफन डैश, ऑफन इट ऑफन डैश द, मतलब वो लॉन्ग टर्म हेल्थ पे अफेक्ट डालता है। प्रोपैगेट, प्रोपैगेट का मतलब क्या होता है, प्रोपैगेट का मतलब होता है किसी चीज का फैलना या मल्टीप्लाई होना, किसी चीज का फैलना या मल्टीप्लाई होना, ठीक है ना, तो ये तो आएगा नहीं यहाँ पर, किसी चीज का फैलना या मल्टीप्लाई होना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, जैसे प्लांट्स वगैरह रिप्रोडक्शन के थ्रू फैलते हैं, उसमें आता है, ठीक है ना, ये प्रोपैगेट, प्रोपैगेट का मतलब फैलाना, स्प्रेड करना भी होता है, कोई इन्फॉर्मेशन फैलाना, ठीक है। सेक्रीफाइस का मतलब आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिफाई करने का मतलब किसी को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाना, सामान की तरह, चीज की तरह शो करना, ये तो लगेगा नहीं, ऑब्जेक्टिफाई, प्रोपैगेट लगेगा नहीं, फैला नहीं रहे। सरपास का मतलब पार कर जाना, सरपास का क्या ही सेंस निकलेगा, किसी चीज से आगे निकल जाना और ज्यादा हो जाना। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना, हार मान लेना, सरेंडर कर लेना, हार मान लेना, तो सरेंडर नहीं लगेगा, क्या ही सेंस निकलेगा, आंसर क्या निकलेगा, सेक्रीफाइस, क्योंकि आप जल्दी के चक्कर में आप अपनी गुड हेल्थ को, आप अपनी बैलेंस डाइट को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हो वहां पर, तो वहां पर वर्ड क्या लगेगा, सेक्रीफाइसेस, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अप्रोच समझ में आया हो। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग बनाएंगे कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आप क्या करो, फिर से वही काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, ठीक है, मैं सामने से हट जा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया इस स्लाइड पे, पूरा क्वेश्चन इस स्लाइड पे नहीं आ पाया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, दूसरी स्लाइड का भी ले लो। आई होप आपने इसका भी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आप पहले क्या करना, खुद से सॉल्व करना, देन फिर मैं जब सॉल्व कराऊंगा आप फिर वो देखना, ठीक है, पहले स्टॉप करके खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा और अपने आंसर्स को मैच करिए। हमारे सामने लिख रखा है, साइंस टेल्स अस दैट, साइंस टेल्स अस दैट the left brain contains regions involved in speech and language and is also associated with mathematical calculation and fact retrieval। जो फैक्ट्स स्टोर होते हैं हमारे दिमाग में, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, स्पीच बोलते हैं, ये सब चीज़, ये सब किस पे डिपेंड है, लेफ्ट ब्रेन पे, ऐसा साइंस कहती है। इसका मतलब साइंस ब्रेन को दो पार्ट पे डिवाइड करके चल रही है, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। देयर आर सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली प्रूव डिफरेंसेस बिटवीन एरियाज ऑफ, देखो, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, मतलब लेफ्ट ब्रेन अलग फंक्शन करता है, अलग तरीके की एक्टिविटीज को करता है, उसका अलग एक फील्ड है, और राइट ब्रेन का एक अलग फील्ड है, ठीक है, कि वो उन एक्टिविटीज को अंजाम देता है। क्या फर्स्ट होगा सोचते हुए चलेंगे, क्या पेयर होगा ये सोचते हुए चलेंगे, बट दीज फंक्शंस टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व बोथ हेमिस्फीयर्स एंड एवरीवन यूजेस बोथ हाफ्स ऑल द टाइम, बट, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि दीज फंक्शंस, पहले तो जो बट है लेकिन को डिनोट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है, पहले कुछ बात बोल लेंगे तब तो बट आएगा ना, तो ये फर्स्ट सेंटेंस तो कभी हो नहीं पाएगा। डायरेक्शन आप लोग जरूर देख लेना एक बार, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, कोई फिक्स सेंटेंस हो सकता है फ्रॉम अ कोहेरेंट पैराग्राफ, ईच सेंटेंस इज लेबल्ड विद अ लेटर, चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम अमंग द 5 गिवन चॉइसेस टू कंस्ट्रक्ट कोहेरेंट पैराग्राफ, कीपिंग सेंटेंस डी एज द फर्स्ट, डी को फर्स्ट मानना, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व बोथ हेमिस्फीयर्स एंड एवरीवन यूज बोथ हाफ्स, लेकिन यहाँ पर क्या जा रहा है कि लोग दोनों ब्रेन को एक साथ यूज करते हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इसको फर्स्ट मानना है। तो टोटल मेरे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, डी को मान लिया फर्स्ट, बाकी को अरेंज करना है। द पॉपुलर नोशन अबाउट लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन क्वालिटीज आर जनरलाइजेशंस दैट आर नॉट वेल सपोर्टेड बाय एविडेंस, ये सिर्फ कहा जाता है, लेकिन ये सपोर्टेड, इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन
जो ये धारणा बनी हुई है कि अलग अलग काम करते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज को शेयर करते हैं, इसके लिए कुछ प्रॉपर एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो ये बन गया डी नंबर फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन पे डिपेंड है। आगे लिखे हम लोग, द राइट ब्रेन प्लेज अ रोल इन विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग। जैसे वहां पर लेफ्ट ब्रेन के बारे में लिखा हुआ था, यहाँ पर राइट ब्रेन के बारे में लिखा हुआ है। स्पेशल स्किल्स, आर्टिस्टिक एबिलिटी को अंजाम देता है। इंस्टिंक्टिव और क्रिएटिव थिंग्स, नई नई चीजें जो आप करते हो या सोचते हो, उस चीज को अंजाम आपका राइट ब्रेन देता है। Still, it is assumed that logical and methodical and analytical people are left brain dominating, while creative and artistic types are right brain dominant. फिर भी ये माना जाता है कि जो लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं वो एनालिटिकल और मैथोडिकल होते हैं, और जो आपके राइट ब्रेन वाले होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं। सोचो क्या आंसर होगा। सोच तो आपने लिया ही होगा। चलो हम लोग देखते हैं। डी को हमने बना लिया फर्स्ट, डी के बाद क्या लिखा जाए। अगर हम लोग ये सोचने पे आए तो यहाँ पर जो हमारे सामने लिखा हुआ है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली प्रूव डिफरेंसेस बिटवीन एरियाज ऑफ लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। साइंटिफिकली प्रूव डिफरेंसेस है, ठीक है। ए पे लिखा हुआ है क्या, साइंस टेल्स अस दैट लेफ्ट ब्रेन कंटेन्स ये। तो ये देखो दो सेंटेंस का पेयर बन गया, एक ए का और एक ई का। बताओ क्यों? क्योंकि ए में लेफ्ट ब्रेन क्या क्या करता है ये क्लियरली स्पेसिफाई किया है, और ई में राइट ब्रेन क्या क्या करता है ये क्लियरली स्पेसिफाई किया है। अब आप बोलोगे सर ई पहले और ए बाद में भी तो हो सकता था, पहले राइट ब्रेन के बारे बोल के फिर तो लेफ्ट ब्रेन का बात कर सकते थे। ऐसा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर साइंस टेल्स लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस पहले हम लोग बोलेंगे ना। साइंस बोल रहा है ना, तो साइंस बोल रहा है लेफ्ट ब्रेन के बारे में, तो राइट ब्रेन के बारे में भी फिर कौन बोल रहा होगा, साइंस बोल रहा होगा। लेकिन वो बात तो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि साइंस बोल रहा है, इसलिए हमने किसको पहले रखा, उसको पहले रखा जहां पर साइंस बोल रहा है, ये बात लिखा हुआ है, ए को फिर ई को रखा, तो ए ई का पेयर भी बनेगा। ठीक है, ए ई का पेयर भी बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ए ई पहले ही रख दे क्या हम लोग, क्या यहाँ पर ही ए और ई रख दे, ऐसा कुछ। ई के बाद हम लोग, डी के बाद हम लोग सेकंड सेंटेंस पे क्या बोले ये सोचना है हमें। अब ये बोला जा रहा है कि पॉपुलर नोशन है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अलग अलग क्वालिटीज को शेयर करता है। पॉसिबिलिटीज आपको बहुत सारा लग रहा होगा, किसी किसी को ये भी लग रहा होगा कि अलग अलग क्वालिटीज शेयर करता है, तो ए और ई लगा देते हैं यहाँ पर, लेफ्ट ब्रेन ये करता है राइट ब्रेन ये करता है। लेकिन इतना आसान तो होगा नहीं मेंस का क्वेश्चन, थोड़ा सा तो वो टेक्निकल जरूर बनाया होगा। अब हम लोग अगर यहाँ पर देखें, देयर आर सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली प्रूव डिफरेंसेस बिटवीन एरियाज ऑफ लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। बी भी आ सकता है, सी नहीं आएगा। सी सेकंड सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि दीज फंक्शंस करके लिखा हुआ है, पहले फंक्शंस होगा तब तो फंक्शंस दिखाएंगे ना, तो सी तो नहीं बनेगा। पॉसिबिलिटी किसका है, या तो ए बन जाए, ई तो बनेगा नहीं क्योंकि ए के बाद ई आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पहले पॉसिबिलिटी लिख लिया करो, जब कंफ्यूज हो जाओ पॉसिबिलिटी लिख लो। तो सर सेकंड सेंटेंस का एक तो पॉसिबिलिटी ए हो सकता है सर, एक कौन हो सकता है, बी हो सकता है, ई होगा नहीं। ए और बी का पॉसिबिलिटी है, ए और बी का पॉसिबिलिटी है, ई होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ए के बाद ही ई आएगा। और डी तो फर्स्ट हो ही गया, हटा दो। ई तुम्हारा राइट ब्रेन है, ठीक है, ये तो आ गया, चलो ठीक है। और एफ हो सकता है, ए बी एफ, तुमको ए बी एफ में सोचना है, यही तीन पॉसिबिलिटी है सेकंड सेंटेंस के लिए, यही तीन पॉसिबिलिटी है। ये सोच पा रहे हो आप, यही तीन पॉसिबिलिटी है। एलिमिनेट कर करके बनाना पड़ेगा, नहीं तो गलत बन जाएगा क्वेश्चन। मैं पहले बना दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, तुमको लगेगा कुछ नहीं, आंसर निकलेगा कुछ, तो बहुत एलिमिनेट कर करके इसको बनाना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। या नहीं अरेंज कर पा रहे हो तो पेयर्स बनाओ। देखो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन पेयर बनेगा, जैसे ए ई का मैंने पेयर बनाया, तो अभी मेरा दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा है कि यहाँ पर और एक चीज का पेयर है। ए ई वाला बात तुम कब बोलेगा, बी में एक बात बोला गया है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली प्रूव डिफरेंसेस बिटवीन एरियाज ऑफ लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। साइंटिफिकली प्रूव डिफरेंसेस है, वो साइंटिफिकली प्रूव डिफरेंसेस क्या है? तो ये जो तुमने ए ई में बताया है, ये जो तुमने ए ई में बताया है, ये बी के बाद ही बोलोगे ना। साइंटिफिकली प्रूव डिफरेंसेस है। अब साइंटिफिकली प्रूव डिफरेंसेस क्या है, वो साइंस आपको बता रही है कि लेफ्ट ब्रेन ये करता है, राइट ब्रेन ये करता है, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन ये करता है, राइट ब्रेन ये करता है, ठीक है भाई। तो ये चीज आपका बी के बाद ही आएगा, ये चीज आपका बी के बाद ही आएगा, बी के बाद ही ए ई लग पाएगा, क्योंकि बी वाला बात बोल लोगे कि भाई ऐसे ऐसे डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस क्या है वो ए ई में बताओगे, वो ए ई में बता लोगे।
और फिर एक बात और समझो, एक बात और समझो, बी ए ई अगर हमने लगा दिया तो बी ए ई के बाद भी एक सेंटेंस अरेंज हो रहा है क्या? ये जो यहाँ पर दीज फंक्शंस करके लिखा हुआ है, ये दीज फंक्शंस करके किसको रिलेट कर रहा है? ये फंक्शंस जो आपने ए और ई में बताया, अलग अलग फंक्शंस की, जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो स्पीच और लैंग्वेज पे काम करता है, और जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव होता है। तो दीज फंक्शंस टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व बोथ हेमिस्फीयर, एवरीवन यूजेस बोथ हाफ्स। तो ये उस बात का कॉन्ट्रडिक्शन होगा कि आपने जो बोला कि आधा ब्रेन ये करता है, आधा ब्रेन ये करता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि दोनों ब्रेन एक साथ काम करता है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये जो सी वाला बात है वो ए से कंक्लूड करके लिखा गया है। तो बी ए ई सी तुम्हारा कुल मिला के एक साथ आना चाहिए, बी ए ई सी तुम्हारा एक साथ मिला के आना चाहिए, बी ए ई सी, ठीक है, बी ए ई सी तुम्हारा एक साथ मिला के आना चाहिए। और फिर खाली अलग कौन, अकेला कौन बच गया? एफ। तो हम अगर कंक्लूजन पे पहुंचे तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसे बनेगा, देखो आंसर बन के चुका है तुम्हारा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब देखो यही पॉसिबिलिटी है ना कि बी ए ई सी को तुम यहां रखेगा, क्योंकि बी ए ई सी तो पूरा पेयर है, तो एफ को तुमको लास्ट में रखना पड़ेगा। या दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि डी के बाद तुम एफ को रख लो, फिर किसको रख लो? बी ए ई सी को रख लो। यही पॉसिबिलिटी, या तो एफ यहां पर जाएगा या तो एफ यहां पर जाएगा, बस तुमको ये सोचना है। तो उसके लिए तुम्हारा मदद करने के लिए, तुम्हारा काम आसान करने के लिए, देखो यहाँ पर एक चीज दिया गया है, ये ऑप्शंस। ऐसे करके जब आपको ऑप्शंस देता है ना पूरे अरेंज करके, ये बहुत हेल्प करता है, ये बहुत हेल्प करते हैं। पहले तुम अपना दिमाग लगा लिया करो, फिर देखना जब दो ऑप्शन बनेगा ना, देखो यहाँ पर दो रास्ता निकल रहा है, दो रास्ता निकल रहा है ना, जैसे अब तुम्हारे वो ऑप्शंस हेल्प कर देंगे। अब तुम उन ऑप्शंस को देखो, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो बी ए ई सी एक साथ आएगा, ये हम लोग जानते हैं, बी ए ई सी एक साथ आएगा। अब बी ए ई सी वाला ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पर नहीं है, ई पहले आ गया है, उल्टा सीधा हो गया, हटा दो। बी ए ई सी, बी ए ई सी देखो यहाँ फॉलो हो रहा है, बी ए ई सी यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, उल्टा सीधा हो गया। बी ए ई सी यहाँ भी फॉलो नहीं हो रहा, उल्टा सीधा हो गया है ना, उल्टा सीधा लिख दिया, ई फिर बी बाद में ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। डी सी यहाँ पर भी बी ए ई सी फॉलो नहीं हो रहा है, ये भी गलत हुआ। आंसर क्या निकलेगा? ये वाला, मतलब एफ को ये कहाँ ले रहा है? लास्ट पे ले रहा है। एफ को कहाँ ले रहा है? लास्ट पे ले रहा है। एफ को कहाँ ले रहा है? लास्ट पे ले रहा है। दोनों आंसर पॉसिबल थे, एफ को लास्ट में ले रहा है, ये आंसर आप सही मान लो। तो ऐसे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी चेक कर करके, पेयर बना बना के, दिमाग लगा के, हर तरीके से दिमाग लड़ा के ऐसे क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है भाई, मजाक नहीं है, ठीक है। आई होप इतना बात तुम लोग को समझ में आया होगा, इसका आंसर ऐसे निकल के आ गया। आते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक बार ध्यान से। चलो ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। ये होमवर्क नहीं देता हूं, क्लास में बता देता हूं। चलो बना लेते हैं, इसको ही बना लेते हैं, इसको ही बना लेते हैं। चलो चलो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से एक बार, फटाक से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, मेरी वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद बना के फिर मेरे साथ आंसर अपना मैच करना, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, रीअरेंज करना है लॉजिकली, ये सब लिखा हुआ है। नोट सेंटेंस जी इज फिक्स्ड, जी फिक्स्ड है हमारा, जी हमारा फिक्स्ड है, जी हमारा फिक्स्ड है इन इट्स पोजीशन, मतलब अपनी ही पोजीशन पे फिक्स है। कहाँ है भाई पोजीशन जी का? जरा देखो तुम्हें, ओ लास्ट पे, सॉरी जी लास्ट में, वो फिक्स है। ये यहां से हिलेगा नहीं भाई, ये यहां से हिलेगा नहीं, ठीक है। टोटल मेरे पास हो गए ए बी सी डी ई एफ जी, 7 सेंटेंस, जिसमें से 7वां जी फिक्स हो गया। सोचो 7 सेंटेंस का ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में रख दिया जी। चलिए बनाना शुरू करते हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है, कर हर मैदान फतेह, है ना। दे डोंट डोमिनेट, हल्का सा पानी पी लो, हल्का सा पानी पी लो, ठीक है, फिर इसको बनाते हैं। चलो ठीक है, मजा आ गया पानी पी के, आ जाओ जल्दी से। दे डोंट डोमिनेट बेस्ड ऑन पर्सन इनकम, दे डोंट डोमिनेट, प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, किसको रिलेट कर रहा है नहीं पता चलेगा, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। दे डोंट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते पर्सन इनकम पे, एजुकेशन पे, सोशल स्टेटस पे। कौन है भाई? आगे पता चलेगा।
मेंटल हेल्थ कंडीशन आर अ वाइड स्प्रेड इशू अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस ऑल एजेस एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। मेंटल हेल्थ हर किसी को वाइड स्प्रेड इंपैक्ट करता है। ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है पेयर की तरह लग रहा है, मतलब टॉपिक की तरह लग रहा है। देयरफॉर रिजल्ट बताता है, शुरू में ही नहीं आ जाएगा। इट्स क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज दैट मेंटल हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन कंसर्न है दैट ट्रांसेंड्स ऑल सोशल इकोनॉमिक बाउंड्रीज, जिसने पार कर दिया है हर सोशल और इकोनॉमिक बाउंड्रीज को तोड़ दिया है मेंटल हेल्थ ने। ये फंडामेंटल ह्यूमन कंसर्न बन गया है। दीज कंडीशन, कौन सी कंडीशंस, ये तो पता ही नहीं है, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। कैन मैनिफेस्ट डिफरेंटली बट द अंडरलाइंग चैलेंजेस ऑफ इमोशंस, डिस्ट्रेस, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, बिहेवियरल चेंजेस आर यूनिवर्सल। दीज कंडीशंस कैन मैनिफेस्ट डिफरेंटली, वो डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं इमोशनल से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, डिस्ट्रेस, चिंता, कॉग्निटिव, दिमाग से रिलेटेड, दिमागी तौर पे बीमार हो गया बंदा, बिहेवियरल चेंजेस जो हो रहे हैं यूनिवर्सल, ये हर जगह देखे जा रहे हैं। फॉर अ चाइल्ड फ्रॉम अ हेल्दी वेल्दी फैमिली, भले वेल्दी फैमिली का बच्चा है, द प्रेशर टू सक्सीड कैन लीड टू एंजाइटी, उसको भी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। वाइल लो इनकम एडल्ट जो फैमिली, उसको तो छोड़ी दो, जिंदगी बेकार है। मे स्ट्रगल विथ स्ट्रेस और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी के कारण परेशान है। ये परेशान है कि और सक्सेस करे, ये परेशान है कि भाई थोड़ा पैसा आ जाए, परेशान दोनों। मुकेश अंबानी भी परेशान है और मिडिल क्लास बंदा भी परेशान है। ये मत सोचना मुकेश अंबानी बहुत खुश, पैसा बहुत, ये चीज है, बट खुश नहीं। ठीक है, खुश कोई नहीं इस दुनिया में, इस बात को ध्यान रखना है, हर कोई परेशान है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। विच कैन ऑल्सो ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है कॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज। लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन सीवियरली इंपैक्ट पर्सन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप्स, एबिलिटी टू फंक्शन। एड्रेसिंग दिस इश्यूज रिक्वायर यूनिवर्सल एंड एक्सेसिबल अप्रोच। लास्ट में तुमको सॉल्यूशन बता रहा है, केयर फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, हर किसी का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन बढ़िया है भाई, सोचो थोड़ा सा क्या हो जाए हमारा। फर्स्ट तो हम लोग को मिल गया, ठीक है, लेफ्ट अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ, ये भी हमारा फर्स्ट होगा नहीं। फॉर अ चाइल्ड फ्रॉम वेल्दी फैमिली, ये सब आगे का बात है ना। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम से है, तो हमारा बी बन गया फर्स्ट, हमारा बी बन गया फर्स्ट। अच्छा, मैं बहुत देर से एक ही मार्कर से लिख रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा, ये मार्कर से लिखते हैं। बी बन गया फर्स्ट और जी बन गया लास्ट, अब ठीक है। हाँ हाँ, चलो अब बी अगर फर्स्ट बन गया है तो फिर सेकंड सेंटेंस पर खोज शुरू की जाए। सेकंड सेंटेंस पर खोज शुरू की जाए, हम सारा यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, जरा सेकंड सेंटेंस पर खोज की जाए। ठीक है, फाइंड आउट द सेकंड सेंटेंस। क्या बनेगा सेकंड सेंटेंस, क्या बना आप लोगों का सेकंड सेंटेंस, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है ना, क्या बना था आप लोगों का सेकंड सेंटेंस, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से शेयर करना है हर जगह पे। ठीक है, अगर आपको यहाँ से अप्रोच सीखने को मिल रहा है कि मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊं अलग अलग टॉपिक्स पे और बेहतरीन अप्रोच के साथ, ठीक है ना, बेहतरीन अप्रोच के साथ। चलिए अब मैं सेकंड क्या बनाऊं, सेकंड क्या बनाऊं मैं, दे डोंट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन अ पर्सन्स इनकम, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, ये बना लूं। मेंटल हेल्थ कंडीशंस आर वाइड स्प्रेड, ये तो बन ही गया फर्स्ट, ये तो हट गया, चलो हटाओ। Therefore it's crucial to recognize the, ये लास्ट का बात है, therefore it's crucial to recognize the mental health problem। पहले सारी प्रॉब्लम्स तो बता लूं, इसको सेकंड मत बनाओ। ठीक है, फिर क्या बनाऊं, these conditions can manifest, these conditions, क्या ये बना सकता हूं मैं सेकंड, क्या मैं ये सेकंड बना सकता हूं, क्या मैं these कंडीशन वाले सेंटेंस को सेकंड बना सकता हूं। अगर मैंने बी पे लिखा मेंटल हेल्थ कंडीशंस, तो ये किसी किसी को लग रहा होगा भाई डी इज अ पॉसिबल, डी पॉसिबल है, डी पॉसिबल लग रहा होगा, है ना, क्योंकि वो कंडीशन से कंडीशन को रिलेट कर रहे होंगे। ऐसे भी आप लोग करते हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा मेंस का क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है कि इतनी आसानी से तुमको क्लू मिल जाएगा और तुम करेक्ट कर लोगे, वहां पर कुछ ना कुछ टेक्निकल छोटा मोटा चीज होता ही है। ठीक है ना, दीज कंडीशंस कैन मैनिफेस्ट डिफरेंटली बट द अंडरलाइंग चैलेंजेस ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस जो है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एंड बिहेवियरल चेंजेस आर यूनिवर्सल है। दीज कंडीशंस कैन मैनिफेस्ट डिफरेंटली, भले वो अलग अलग लगती हैं, भले वो अलग अलग लगती हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमको एक बात बताओ सोच के, अगर तुमने कंडीशंस को कंडीशन से रिलेट करा है, जिन्होंने नहीं करा बहुत अच्छा बात है, जिन्होंने करा है वो मेरे एक बात समझो, क्योंकि मैं जब मैंने ये क्वेश्चन अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया बच्चों को, मेंस के बच्चों को, तो उन्होंने ये गलती करी। तो आई होप आपने भी शायद करी होगी, बट अगर नहीं करी तो बहुत अच्छी बात है। दीज कंडीशंस कैन मैनिफेस्ट डिफरेंटली, इन कंडीशंस को डिफरेंटली मैनिफेस्ट किया जा सकता है, बट अंडरलाइंग चैलेंजेस, दीज कंडीशंस कैन मैनिफेस्ट डिफरेंटली। अब ये बात कैसे कह सकते हो कि डिफरेंटली मैनिफेस्ट किया जा सकता है, डिफरेंटली दिखाया जा सकता है। अभी तो खाली आपने कहा है कि वो एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, ये बात आप कैसे डायरेक्टली कह सकते हो कि उसको डिफरेंटली दिखाया जा सकता है। ये बात आप तभी कह सकते हो, ये बात आप तभी कह सकते हो जब आप ये वाली बात बोल लोगे कि भाई अमीर बच्चे को भी दिक्कत है, गरीब बच्चे को भी दिक्कत है, तो आप डिफरेंस करके दिखा रहे हो कि प्रॉब्लम अमीर के साथ भी है, प्रॉब्लम गरीब के भी साथ है। लेकिन कहना यह है कि मेंटल हेल्थ सबके लिए, मेंटल प्रॉब्लम सबके लिए एक बराबर है, इसलिए यहाँ पर बोला कि रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, तभी तो ये बात बोला।
दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे दिमाग के। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सेकंड सेंटेंस डी को अभी मत बनाओ। तो डी भी हटा सेकंड सेंटेंस से, फिर कौन बचा भाई, आगे आ जाओ। क्या मैं डायरेक्ट सर ई को बना लूं सेकंड सेंटेंस, या एफ को बना लूं? एफ को बना लूं सेकंड सेंटेंस, लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर मैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को अनट्रीटेड रखूं, पहले अगर आपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का जिक्र किया है तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या है पहले ये बताने के बाद ये बात बोलना ज्यादा सही रहेगा कि अगर मैं उसकी ट्रीटमेंट ना करूं तो उसके इफेक्ट्स पड़ जाएंगे। अच्छा, मैं ये बात बोल दूंगा अगर मैं उसको ट्रीट ना करूं तो इफेक्ट्स पड़ जाएंगे, और फिर बोलूंगा ये प्रॉब्लम होता है, ऐसे तो नहीं होगा। ये प्रॉब्लम होता है, उसके बाद बोलूंगा अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इससे दिक्कत होगा। लॉजिकली सोचो, एफ भी सेकंड नहीं बनेगा। अब तेरे हाथ में ई है और तेरे हाथ पे ई है और सेकंड के लिए ए है, मैं किसको लगाऊं? क्या मैं बी के बाद डायरेक्ट ई को लगा दूं? फॉर अ चाइल्ड फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली द प्रेशर टू सक्सीड कैन लीड टू एंजाइटी, क्या ये बात डायरेक्ट बोल दूं या फिर पहले ए वाली बात बोल लूं? दे डोंट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन द पर्सन्स इनकम, एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस। अब देखो ये बात जो यहाँ पर बोला है ना, ये बात किसके लिए बोला था पता है? जो तुमने मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में बोला है ना, उनको दे करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। वो बोल रहे हैं कि दे डोंट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते अमीर है कि गरीब है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिसको होना है उसको हो जाना है। यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा क्या? ए। और ए के जस्ट बाद वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, किसी को भी हो जाते हैं। तो इस बात को आप कैसे प्रूव कर रहे हो? इस बात को आप कैसे प्रूव कर रहे हो? इस बात को आप ई वाली स्टेटमेंट से प्रूव कर रहे हो कि अमीर के साथ भी तकलीफ है और गरीब के साथ भी तकलीफ है। ठीक है, अमीर के साथ भी तकलीफ है और गरीब के साथ भी तकलीफ है, इस बात को ध्यान रखना। अब आप ये बात कहोगे, डी वाली बात कहोगे। अब आप डी वाली बात कहोगे, डी में कहोगे कि दिस कंडीशंस कैन मैनिफेस्ट डिफरेंटली बट द अंडरलाइंग चैलेंजेस ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस जो है वो यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सल है। अब डी वाली बात ई वाली बात को फॉलो कर रही है। अब तेरे हाथ में बस बच रहा है दो स्टेटमेंट, एक सी कंक्लूजन पार्ट देयरफॉर टाइप का सेंटेंस, और तुम्हारे सामने क्या बच रहा है? अरे क्या बच रहा है? ये अनट्रीटेड वाला। पहले क्या लगाऊं? दो ही है तेरे हाथ में, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एफ लगाओगे लेफ्ट अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन सीवियरली इंपैक्ट पर्सन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ जाएंगे, या फिर पहले क्या लगा लूं? मेंटल हेल्थ कंडीशन, सॉरी देयरफॉर लगा लूं, देयरफॉर। देयरफॉर लास्ट में लगाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा कि भाई इससे अफेक्ट पड़ते हैं, इससे अफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? देयरफॉर इट्स क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज दैट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि इससे ये इंपैक्ट पड़ते हैं, क्योंकि इससे ये इंपैक्ट पड़ते हैं, तो पहले मैं ई कर दूंगा। अगर इनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो रिलेशनशिप पे अफेक्ट पड़ जाएगा, ये सब चीज हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? देयरफॉर इट्स क्रूशियल, ये जरूरी है, ये जरूरी है कि हमें इस चीज का इलाज करना चाहिए। फंडामेंटल ह्यूमन कंसर्न्स दैट ट्रांसेंड्स ऑल सोशल इकोनॉमिक बाउंड्रीज, और लास्ट में तेरा जी आ जाएगा, एड्रेसिंग दीज इशूज रिक्वायर। अब एड्रेस कैसे करना है? ठीक है, यूनिवर्सल एसेबल अप्रोच होना चाहिए, यूनिवर्सल अप्रोच होना चाहिए टू टेक केयर ऑफ एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। तो इस तरीके से आपका ये अरेंजमेंट बनेगा भाई, BAED ECG। यहाँ पर आप आंसर कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इतना तो लगा ही लोगे यार, इतना आपसे उम्मीद है। ठीक है, चलो, तो ये थे कुछ क्वेश्चन मैंने टारगेट करे पैराजंबल से रिलेटेड, SBI क्लर्क मेंस की अपकमिंग एग्जाम्स को देखते हुए। मैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर मैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छी अप्रोच के साथ, जो कि आपको मेंस के एग्जाम में डायरेक्टली अफेक्ट करे, हेल्प करे, अफेक्ट नहीं हेल्प करे। ठीक है, और आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी क्वालिफाई हो पाए और आप अपनी सीट पे अपने लाइफ में सेटल हो जाए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।